हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल्स ब्राइट बुद्धि में स्वागत है। तो हम यहाँ पे घटना चक्र समसामयिकी 2025 को बुक को यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे केंद्र सरकार ने दी जातीय जनगणना की अनुमति। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। पहली बार चैनल पर आए हों तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। केंद्र सरकार ने दी जातीय जनगणना की अनुमति। जातिगत जनगणना से आशय है देश भर के विभिन्न जाति समूहों की आबादी का सर्वेक्षण करना। यह एक संवेदनशील लेकिन महत्वपूर्ण जनसंख्यांकी अभ्यास है। स्वतंत्रता के बाद सन 1931 की जनगणना के बाद जनगणना के बाद से जातिगत आंकड़े नियमित जनगणना में शामिल नहीं किए गए थे। अब केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना 2027 में जातियों की गणना करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिससे सामाजिक न्याय की नीतियों को नई दिशा मिल सकेगी। अब यहाँ पे याद रखने की बात यह है कि जनगणना संघ सूची का विषय है। जनगणना जो है ये संघ सूची का विषय है। संविधान अनुच्छेद 246 सातवीं अनुसूची और सूची 69 जनगणना अधिनियम 1948 एवं नियम 1990 के तहत इसे प्रतिबंधित किया जाता है। 16 जून 2025 को भारत की जनसंख्या की जनगणना वर्ष 2027 के दौरान किए जाने की अधिसूचना जारी की गई। ये जनगणना 2 चरणों में होगी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे हिमालयी क्षेत्रों में 1 अक्टूबर 2026 से बाकी पूरे देश में 1 मार्च सन 2027 से प्रारंभ होगा। तो इसमें ये बात याद कर रखना है कि ये जो है जनगणना संघ सूची का विषय है। अनुच्छेद 246 सातवीं अनुसूची 69 के तहत जनगणना अधिनियम 1948 एवं 1990 के तहत इसे प्रतिबंधित किया गया। वही 16 जून 2025 को भारत की जनसंख्या की जनगणना वर्ष 2027 के दौरान किए जाने की अधिसूचना जारी की गई। जनगणना 2 चरणों में होगी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे हिमालयी क्षेत्रों में ये प्रारंभ होगा 1 अक्टूबर 2026 से। वही पूरे देश की अगर बात किया जाए तो 1 मार्च 2027 से प्रारंभ होगा। चिनाब रेल पुल विश्व का सर्वाधिक ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। आइए इसके बारे में जानते हैं। चिनाब रेलवे पुल भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में स्थित चिनाब नदी पर बना एक रेलवे पुल है। ये विश्व का सर्वाधिक ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, जिसकी ऊंचाई 359 मीटर है। कितना? 359 नदी तल से। इस पुल की कुल लंबाई लगभग 1315 मीटर है और यह पुल भारतीय रेलवे की उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का महत्वपूर्ण भाग है। यह पुल 8 रिएक्टर स्केल तक के भूकंप तथा लगभग 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाओं का सामना करने में सक्षम है। इस ब्रिज को लगभग 120 वर्ष तक बने रहने के लिए निर्मित किया गया। ये भारतीय इंजीनियरिंग की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। याद रखने वाली बात यह है कि 6 जून 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चिनाब रेलवे पुल का उद्घाटन किया गया। इस पुल को कोंकण रेलवे कॉरपोरेशंस और भारतीय संस्थानों जैसे IIT तथा भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के सहयोग से निर्मित
एवं विकसित किया गया है। इस पुल में स्ट्रक्चरल स्टील का उपयोग किया गया, जिससे यह 10 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सहन कर सकता है। इसकी स्ट्रक्चरल डिटेलिंग्स के लिए सबसे अत्याधुनिक टेक्ला सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया, जिसे डिजाइन और निष्पादन में उच्च स्तर की सटीकता संभव हुई। चिनाब रेल पुल को 1486 करोड़ की परियोजना लागत के साथ निर्मित किया गया। इस परियोजना का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना तथा रणनीति दृष्टि से महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना है। रियासी जिले में बक्कल और कौरी के मध्य बना यह आर्च ब्रिज कटरा से बनिहाल तक के लिए एक महत्वपूर्ण संपर्क बनाता है। चिनाब रेल पुल एफिल टावर से 35 मीटर अधिक ऊंचाई है। वही वर्ष 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के द्वारा इस ब्रिज को बनाने की मंजूरी प्रदान की गई थी। ज्ञातव्य है कि इसी दिन प्रधानमंत्री ने भारत के पहले केबल ईस्टे रेल ब्रिज अंजी ब्रिज का भी उद्घाटन किया। और विश्व के अन्य सर्वाधिक ऊंचे रेलवे ब्रिज, तो विश्व के अन्य सर्वाधिक ऊंचे ब्रिज में आते हैं ददुहे रेलवे ब्रिज चुआनजोंग। ये है सिचुआन चीन में है। इसकी ऊंचाई 380 मीटर है। ये आर्च ब्रिज नहीं है। फिर है एक नाजी है रेलवे ब्रिज। ये है गुइझोंग चीन, ऊंचाई 310 मीटर। वही जियांगजी है रेलवे ब्रिज चीन में है। इसकी ऊंचाई 298 मीटर है। वही बेईपानचियांग रेलवे ब्रिज किंगलोंग, ये चीन के किंगलोंग में स्थित, ऊंचाई 295 मीटर है। तो हम यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ पर क्या है इम्पोर्टेंस। तो यह जो रेलवे पुल है यह है चिनाब रेलवे पुल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित चिनाब नदी पर बना रेलवे पुल है। और यह एक आर्च ब्रिज है जिसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 359 मीटर है। और इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 1315 मीटर। और यह भारतीय रेलवे की उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का महत्वपूर्ण भाग है। ये 8 रिएक्टर स्केल तक के भूकंप तथा 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं का सामना कर सकती है। ये 120 वर्षों तक बने रहने के लिए निर्मित किया गया है। इसका जो उद्घाटन है 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इस पुल को कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन जैसे भारतीय संस्थानों IITs तथा भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के सहयोग से निर्मित किया गया। इस पुल में स्ट्रक्चरल स्टील का उपयोग किया गया, जिसमें 10 डिग्री से लेकर के -10 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान यह सहन कर सकता है। इसकी स्ट्रक्चरल डिटेलिंग के लिए अत्याधुनिक टेक्ला सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया, जिससे डिजाइन और निष्पादन उच्च स्तर की सटीकता संभव हुई। अगर इस पुल की लागत की बात किया जाए तो 1486 करोड़ रुपए की परियोजना लागत के साथ इसे बनाया गया। और यह बात करें तो चिनाब रेलवे पुल एफिल टावर से लगभग 35 मीटर अधिक ऊंचा है। वही 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के द्वारा इस ब्रिज को बनाने की मंजूरी प्रदान किया गया था। और इसी दिन अंजी ब्रिज का भी उद्घाटन PM मोदी के द्वारा किया गया। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना इकाई फर्स्ट।
घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना इकाई फर्स्ट। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर जिले में स्थापित एक प्रमुख कोयला आधारित सुपर क्रिटिकल बिजली संयंत्र है। यह है 1980 मेगावाट क्षमता वाली परियोजना केंद्र सरकार के उधम NLC इंडिया लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के UPRVUNL के संयुक्त उपक्रम के द्वारा विकसित की गई। याद रखने वाली बात यह कि 30 मई 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में स्थित घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना की इकाई 1 राष्ट्र को समर्पित किया गया। केंद्र सरकार के आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने जुलाई 2016 में इस परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई थी। इसे नेवली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड नामक संयुक्त उद्यम कंपनी संचालित कर रही है, जिसमें NCL इंडिया की 51% तथा UPRVUNL की 49% भागीदारी है। घाटमपुर परियोजना से उत्पन्न विद्युत के क्रय हेतु राज्य विद्युत निगम से समझौते किए गए। लगभग 75% बिजली उत्तर प्रदेश को मिलेगी और शेष 25% बिजली असम राज्य को आवंटित की गई है। ताज़ा आधिकारिक अनुमान के अनुसार परियोजना की कुल लागत 21,780.94 करोड़ रुपए है। इस परियोजना की शेष 2 इकाइयों के वर्ष 2026 तक प्रारंभ होने की उम्मीद है। तीनों इकाइयों के पूर्ण संचालन पर संयंत्र प्रतिवर्ष 14,000 मिलियन यूनिट बिजली उत्पन्न करेगा। इस परियोजना के लिए कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु झारखंड राज्य के दुमका जिला में स्थित पचवारा साउथ कोल ब्लॉक आवंटित किया गया। लोक माता देवी अहिल्या महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन 2025। लोक माता देवी अहिल्या बाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन 2025। 31 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में भाग लिया। यह आयोजन मालवा की प्रसिद्ध महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। स्मरणीय तथ्य है कि सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने देवी अहिल्याबाई को समर्पित एक स्मारक डाक टिकट तथा 300 रुपये मूल्य का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया। 300 रुपये के इस सिक्के पर अहिल्याबाई होलकर का चित्र उत्कीर्ण है और 300 रुपये मूल्य वर्ग का सिक्का भारत के सिक्का इतिहास में पहली बार जारी हुआ, जिसे कोलकाता टकसाल ने ढाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय देवी अहिल्या पुरस्कार भी प्रदान किया। यह राष्ट्रीय पुरस्कार एक महिला कलाकार को जनजातीय लोक एवं पारंपरिक कलाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। यह पुरस्कार बस्तर की जनजातीय महिला कलाकार डॉक्टर जयमती कश्यप को प्रदान किया गया। देवी अहिल्या बाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को वर्तमान महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के जामखेड़ तहसील के चौड़ी गांव में हुआ था। शासन काल 1767 से 1795 तक, जिसमें उन्होंने लगभग 3 दशकों तक मालवा पर न्यायपूर्ण व कुशल शासन किया। अहिल्याबाई ने राज्य की बागडोर संभालते ही अपनी राजधानी महेश्वर को साहित्य, संगीत, कला एवं उद्योग के केंद्र के रूप में विकसित किया। अहिल्याबाई 18वीं शताब्दी में स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह निषेध जैसे विचारों की अग्रदूत थीं।
उन्होंने अपने राज्य में महिला सेना इकाई बना करके महिलाओं को सशस्त्र व प्रशासन का प्रशिक्षण दिलवाया। इतिहास में उन्हें उस शासिका के रूप में याद किया जाता है जिसने लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु बढ़ाने, महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार दिलाने और विधवा विवाह का समर्थन करने जैसे कदम उठाए। प्रधानमंत्री ने अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में पुण्य शोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना 2024 में प्रारंभ की, जो महिला उद्यमियों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इंदौर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम भी उनके सम्मान में रखा गया। दार्शनिक महारानी की उपाधि से सम्मानित अहिल्याबाई का 13 अगस्त 1795 को निधन हो गया। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना 2 राज्यों, पहला मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त पहल है, जिसका उद्देश्य जल संकट से जूझ रहे क्षेत्रों में भू जल स्तर बढ़ा करके सिंचाई एवं पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ करना है। स्मरणीय तथ्य: 10 मई 2025 को मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र द्वारा ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को संयुक्त रूप से क्रियान्वित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हस्ताक्षर किए। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना परंपरागत बांध निर्माण से हट करके भूजल पुनर्भरण के द्वारा जल संरक्षण को प्रोत्साहित करती है। परियोजना के तहत ताप्ती नदी की 3 धाराओं का विकास कर अतिरिक्त वर्षा जल को भू जल पुनर्भरण किया जाएगा। इसीलिए ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को अधिकारियों के द्वारा विश्व की सबसे बड़ी भूजल पुनर्भरण परियोजना या पुनर्भरण योजना कहा गया। TBMRP कृषि एवं पेयजल दोनों समस्याओं का समाधान एक साथ करने के लिए डिजाइन की गई है। इस परियोजना से मध्य प्रदेश के बुरहानपुर एवं खंडवा जिले की बुरहानपुर, नेपानगर, खगनार एवं खालवा तहसीलें लाभान्वित होंगी। महाराष्ट्र के अकोला, बुलढाणा, अमरावती आदि जिले लाभान्वित होंगे। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज योजना में कुल 13.13 TMC जल का उपयोग होगा, जिसमें मध्य प्रदेश 11.76 TMC जल मिलेगा तथा महाराष्ट्र को 19.36 TMC जल आवंटित किया गया है। परियोजना में निम्न बांध लो डाइवर्जेंस वियर बनाया जाएगा, जो खरिया घुटीघाट जिला खंडवा मध्य प्रदेश एवं अमरावती की सीमा पर स्थित है। भारत सरकार इसकी लागत का 90% वहन करेगी, जबकि शेष 10% वित्तीय भार मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र सरकार मिलकर के उठाएगी। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना मध्य प्रदेश की हालिया वर्ष में तीसरी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नदी जल परियोजना है। इससे पूर्व केन बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बीच पहली बड़ी नदी जोड़ परियोजना, जिसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिला है। पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना जो मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के बीच है, जिसे संशोधित कर पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के साथ जोड़ा गया है। ताप्ती मध्य भारत की एक प्रमुख पश्चिम वाहिनी नदी है। यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुलताई क्षेत्र में सतपुड़ा पर्वत से निकलकर लगभग 724 किलोमीटर दूरी तक बहती है। नर्मदा के बाद ताप्ती भारत की दूसरी सबसे लंबी
पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है जो भारत में खम्फात की खाड़ी अरब सागर में मिलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ पूर्णा, गिरना, पंजरा और अनेर नदी हैं। पहलगाम से युद्ध विराम तक। क्या जानेंगे? पहलगाम से युद्ध विराम तक 22 अप्रैल सन 2025 22 अप्रैल सन 2025 को जम्मू कश्मीर के शांत पहलगाम पर्यटन क्षेत्र में हुए एक भीषण आतंकी हमले ने पूरे भारत को झकझोर दिया था। हमले के लगभग 2 हफ्ते बाद भारत ने सूचनाओं की पुष्टि के बाद 6 से 7 मई 2025 की रात को एक प्रतिशोधी कार्रवाई शुरू की, जिसका कोड नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। यह 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालकोटा हवाई हमले के बाद 2025 में ऑपरेशन सिंदूर ने प्रदर्शित किया कि भारत अब आतंक के घाव पर सीधे प्रहार करने से नहीं हिचकिचाएगा। याद रखने वाली बात यह है कि पहलगाम घटना 22 अप्रैल सन 2025 को लगभग दोपहर 2:45 बजे दक्षिण कश्मीर स्थित अनंतनाग जिले के पहलगाम से 7 किलोमीटर दूर बैसरन घाटी के मैदान में स्वचालित हथियारों से लैस आतंकियों के एक समूह ने छुट्टियां मना रहे पर्यटकों पर अचानक अंधाधुंध गोलीबारी कर दी। हमलावरों ने गोली मारने से पहले पर्यटकों से उनकी धार्मिक पहचान की भी पूछताछ की। इस हमले में कुल 26 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें 25 भारतीय पर्यटक और एक नेपाली नागरिक शामिल थे। हमले की जिम्मेदारी एक नए संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने ली, जिसे पाकिस्तानी लश्कर-ए-तोयबा का मुखौटा माना जाता है। भारतीय सुरक्षा एजेंसी ने हमले में शामिल 4 आतंकवादियों की पहचान की। पहला है अली भाई उर्फ तलहा, पाकिस्तानी नागरिक, और आसिफ फौजी, पाकिस्तानी नागरिक। आदिल हुसैन ठोकर, अनंतनाग निवासी, और एहसान ये पुलवामा निवासी। पहलगाम हमले को भारत ने अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला माना और 23 अप्रैल को उच्च स्तरीय बैठक में कई सख्त फैसले लिए। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति CCS ने 23 अप्रैल 2025 को वर्ष 1960 की सिंधु जल संधि स्थगित करने का औपचारिक निर्णय लिया। साथ ही एकीकृत चेक पोस्ट अटारी वाघा सीमा द्वार को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्णय लिया। सार्क वीज़ा छूट योजना वीज़ा के तहत पाकिस्तानी नागरिकों की भारत यात्रा को प्रतिबंधित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल को तीनों सेना प्रमुख और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ बैठक में सशस्त्र बलों को पूरी छूट दे दी कि वे हमले के दोषियों को दंडित करने हेतु उपयुक्त समय और स्थान चुन करके कार्रवाई करें। थल सेना, वायुसेना और खुफिया एजेंसी के साथ समन्वय बैठक हुई, जिसमें सीमा पार जवाबी कार्रवाई योजना को अंतिम रूप दिया गया। इस बैठक की परिणति ऑपरेशन सिंदूर के रूप में हुई। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले के जवाब में भारतीय सुरक्षा बलों ने 6 से 7 मई 2025 की रात को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। अभियान के तहत 9 लक्ष्य स्थलों पर एक साथ प्रहार किए गए। इनमें से 5 आतंकी ठिकाने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में थे, जबकि 4 लक्ष्य पाकिस्तान के अंदर पंजाब प्रांत में स्थित थे। बहावलपुर, मुरीद के शाकरगढ़ और सियालकोट के निकट ये सभी स्थान लश्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र या ठिकाने थे।
भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने स्पष्ट किया कि इस प्रति आक्रमण का लक्ष्य आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करके भविष्य के हमलों को रोकना था, न कि युद्ध भड़काना। उधर पाकिस्तान के द्वारा प्रतिक्रिया में भेजे गए ड्रोन और सशस्त्र UAV को मार गिराने के लिए भारत ने अपनी बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली सक्रिय की। इस एयर डिफेंस ढांचे में थल सेना, नौसेना, वायुसेना की समन्वित सेंसर, मिसाइल एवं एंटी ड्रोन तकनीकी, सॉफ्ट किल व हार्ड किल शामिल थे, जिसने पाकिस्तानी पक्ष से हुई कई जवाबी कोशिशों, ड्रोन हमलों की लहर को विफल बना दिया। भारत सरकार के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर के तहत 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया गया। ढेर किए गए प्रमुख आतंकियों में लश्कर-ए-तोयबा का कमांडर खालिद उर्फ अबू आक्सा शामिल था, जो कश्मीर घाटी में हथियारों की तस्कर और संचालन के लिए जिम्मेदार था। लश्कर का ही एक अन्य शीर्षक प्रशिक्षक मुदस्सिर खाडियन खास उर्फ मुदस्सर अबू जुंदाल, जिसे मुरीद के पाकिस्तान स्थित आतंकी शिविर का प्रभारी माना जाता था, इस हमले में मारा गया। जैसे मोहम्मद से जुड़ा मोहम्मद हसन खान, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जैश के ऑपरेशन प्रमुख का पुत्र था, भी इन हवाई हमलों में ढेर हुआ। इसके अलावा भारत के द्वारा जारी विवरण के मुताबिक वर्ष 1999 के IC-814 विमान अपहरण और वर्ष 2019 पुलवामा हमले के साजिश कर्ताओं में रहे यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक उर्फ और मुदासिर अहमद भी 7 मई की कार्रवाई में मार दिए गए। 7 मई को ही पाकिस्तान बनियान अल मरसूस नाम से जवाबी ऑपरेशन चलाने का दावा किया, जिसके तहत सीमावर्ती भारतीय सैन्य ठिकानों को ड्रोन व मिसाइलों से निशाना बनाने की कोशिश हुई। इस दौरान देश के कई सैनिक एवं जवान शहीद हो गए। कुल 9 शहीद सिकंदर राउत, शहीद राम बाबू, शहीद दीपक चिंगखम और शहीद सुरेंद्र सिंह मोगा, शहीद मोहम्मद इम्तियाज, शहीद पवन कुमार, शहीद सुनील कुमार, शहीद मुरली नायक और शहीद दिनेश कुमार शर्मा। युद्ध विराम की प्रक्रिया और शर्तें। सीमा पर बढ़ते हताहतों और दोनों परमाणु संपन्न देशों में युद्ध जैसे हालात ने वैश्विक शक्तियों को चिंतित कर दिया। 10 मई 2025 को पाकिस्तानी की सेना के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन मेजर जनरल कासिफ अब्दुल्ला ने भारतीय DGMO लेफ्ट जनरल राजीव घई को आपात हॉटलाइन कॉल करके युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा। इस बातचीत में पाक अधिकारी ने बताया कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तान सेना प्रमुख से बात कर तनाव घटाने को कहा है, अर्थात पाकिस्तान उच्च स्तर पर संघर्ष विराम के लिए तैयार था। युद्ध विराम की घोषणा व स्थिति कई दौर की गुप्त वार्ताओं के बाद 10 मई की रात दोनों देशों ने आधिकारिक तौर पर युद्ध विराम की घोषणा की। दोनों पक्ष 10 मई 2025 को 17 बजे अर्थात 5 बजे से प्रभावी होकर जमीन पर, हवा में और समुद्र में सभी फायरिंग और सैन्य कार्यवाही रोकने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री ने 12 मई 2025 को 8 बजे शाम के अपने संबोधन में 4 सिद्धांत उद्घोषित किए। जवाब भारत की शर्तों पर दिया जाएगा, परमाणु ब्लैकमेल स्वीकार नहीं होगा, आतंक शरणदाता राजशाह आपराधिक माने जाएंगे, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। पाकिस्तान ने सीमा पर हमारे जिस एक BSF जवान पूर्णम कुमार शाह को पकड़ लिया था, उसे 14 मई 2025 को छोड़ दिया। 17 मई 2025 को केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर और भारत की सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ जारी लड़ाई के संदर्भ में 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का गठन किया।
62 संसद सदस्यों वाले 7 समूहों 59 संसद सदस्यों वाले 7 समूह कुल 32 देशों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों सहित प्रमुख साझेदार देश का दौरा करेंगे। निम्नलिखित संसद सदस्य 7 प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। शशि थरूर कांग्रेस, रविशंकर प्रसाद भाजपा, संजय कुमार झा जदयू और बैजयंत पांडा भाजपा, कनिमोझी करुणानिधि डीएमके, सुप्रिया सुले एनसीपी और श्रीकांत एकनाथ शिंदे शिवसेना। ऑपरेशन सिंदूर में प्रयुक्त भारतीय हवाई बल हथियार प्रणाली, जिसे द रसाल्ट राफेल लड़ाकू विमान, प्रमुख विशेषता थी इसकी कि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैड एरे रडार। इसमें स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल उत्पत्ति यूरोपीय, हाईली एजाइल मॉड्यूलर मैनुअल एक्सटेंडेड रेंज उत्पत्ति हुआ फ्रांस में। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, ये भारत रूस उत्पत्ति संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस। भारतीय सेना हथियार प्रणाली स्काई स्ट्राइकर लोइटिंग मैनुअल उत्पत्ति भारत इजराइल और AI हरोफ लोटरिंग म्यूनिशंस उत्पत्ति इजराइल में। और भारतीय वायु रक्षा प्रणाली पाकिस्तान प्रतिशोध से बचाव के लिए S-400 ट्रायम, जिसे भारत में सुदर्शन चक्र कहा जाता है, इसकी उत्पत्ति रूस में। भारतीय सेना के लिए अनुकूलित आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम उत्पत्ति इसकी भारत में। उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना हम अगली क्लास में पढ़ते हैं। आपको क्लास अगर अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी बजाएंगे। हम मिलेंगे नई क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।